रात के वक्त राधिका जी और महेश जी चाय पीते हुए टीवी देख रहे थे। तभी उनके घर की डोरबेल बजती। अरे इस वक्त कौन होगा? राधिका जी महेश जी की तरफ देखते हुए कहते और जाकर जब दरवाज़ा खोलते तो अचानक से अपने बेटे बहू को दरवाजे पर देख उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और वही कहती, अरे बच्चों, तुम दोनों यूं अचानक। तब गौरव कहता, हाँ माँ, हमें आपकी और बाबूजी की यह सता रही थी, तो आप लोगों से मिलने चले आए। पैर छूते हुए दोनों अंदर आते। तभी महेश जी भी वहाँ आते। जितनी खुशी राधिका जी को अपने बच्चों को देखकर थी, उतनी हैरानी महेश जी को अपने बेटे बहू को देखकर थी, जिन बच्चों ने पिछले 10 साल से इस घर की तरफ परत कर नहीं देखा। बार बार बुलाने पर भी जो कभी घर नहीं आते थे, और पिछले 2 वर्ष से तो फ़ोन पर बात करना भी बंद कर दी थी, वही यूं अचानक से घर पर आए थे। आखिर क्यों? महेश जी के मन में ऐसे कई सवाल उठ रहे थे। तभी गौरव और जूही महेश जी के पैर छूते हुए कहती, बाबूजी, आप आशीर्वाद नहीं देंगे? खुश रहो बच्चों। महेश जी ने कहा, चलो, इतने वर्षों में तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप की याद तो आई। वैसे यहाँ आने का कोई और कारण तो नहीं? अरे बाबूजी, और क्या कारण होगा? जूही ने कहा, बस ऐसे ही पूछा बहू, वरना मुझे तो लगता था कि अपने बच्चों को देखे बिना ही इस दुनिया से विदा लेनी होगी। बाबूजी, इतने शुभ अवसर पर इतनी अशुभ बातें मत कीजिए। हाँ, सही तो कह रही है बहू, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चे इतने लंबा सफ़र कर कर आए हैं, थक गए होंगे। चलिए अंदर चलते हैं, राधिका जी कहती। सच कहा माँ जी आपने, मैं और गौरव बहुत थक चुके हैं, इसलिए मैं और गौरव कमरे में जाकर आराम करते हैं। बाकी की बातें कर लेंगे। कहते हुए जूही और गौरव अपने कमरे में चले जाते, पर बच्चों कहते हुए राधिका जी रुक जाती और उनका मन उदास हो जाता। तब महेश जी कहते, पूत के गुण पालने में दिख जाते हैं। राधिका जी, आपकी औलाद यहाँ आपसे या मुझसे मिलने नहीं आई है। जरूर इस सब के पीछे इनका कोई स्वार्थ है। यह कैसी बात कर रहे हैं आप? आखिर बच्चों का इसमें क्या स्वार्थ हो सकता है? तब महेश जी ने कहा, वही तो पता नहीं, पर कोई बात तो जरूर है। वरना जिन बच्चों ने इतने सालों में हमारी शक्ल तक नहीं देखी, वही हमारी चिंता कब से करने लगे। देखा नहीं आपने? बिना कुछ बात करे सीधा अपने कमरे में चले गए। यह तक नहीं पूछा, माँ तेरा स्वास्थ्य कैसा है? बाबूजी, आप ठीक तो हैं ना? कहते हुए महेश जी की आंखों में आंसू थे। और वहाँ जूही गौरव से कहती, गौरव, मेरा तो यहाँ आते साथ दम घुटने रखा है। हमें यहाँ कितने दिन और रुकना होगा? तब गौरव कहता, मेरी जान, मैं जानता हूँ तुम्हें गांव में रहना पसंद नहीं, पर मैं भी क्या करूँ? तुम तो जानती हो मेरी नौकरी जाने के बाद हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम घर खर्च निकाल सकें, इसलिए तो मजबूरन हमें यहाँ गांव में आकर रहना पड़ रहा है। वो सब तो ठीक है, जूही ने कहा, पर तुम जानते हो मुझे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो तुम्हारी माँ मुझसे कोई काम करने के लिए तो नहीं कहेंगी ना? तब गौरव कहता, मेरी जान, तुम इस सब की चिंता मत करो। आखिर मुझे भी तो तुम्हारे इन खूबसूरत हाथों की चिंता है। मेरी माँ न बहुत बुरी है, बस तुम उनसे अच्छे से बात करती रहो और फिर देखना कैसे वही तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे। और बाबूजी, जूही कहती, बाबूजी की चिंता तुम मत करो, वही सब मैं देख लूँगा। दूसरे दिन जूही सुबह 10 बजे नीचे अपने कमरे से आती और कहती, सासू माँ, मेरी ग्रीन टी बना दीजिए। वो क्या है ना,
सुबह उठते साथ मुझे ग्रीन टी पीने की आदत है। तब राधिका जी कहती, बहू ग्रीन टी यह क्या होती है? मैं तेरे लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। मेरे हाथों की चाय सबको पसंद आती है, पर माँ, जब उसे ग्रीन टी पीनी है तो ग्रीन टी बना दीजिए। कोई जोर जबरदस्ती है क्या? वही चाय पिए दीजिए। यही है ग्रीन टी का पैकेट और इसमें लिखा है ग्रीन टी कैसे बनाई जाती है। गौरव ने तेज स्वर में कहा, जिस सुन, राधिका जी को अच्छा नहीं लगता और वही ग्रीन टी का पैकेट लेकर जैसे रसोई घर में जाती, तभी महेश जी कहते, क्या राधिका जी, ये पढ़े लिखो के चोचले आपसे नहीं होंगे। आप तो मेरे लिए नाश्ता लेकर आइए, याद है ना? मुझे मेडिसिन भी लेनी है और आप भी नाश्ता कर लीजिए। आपसे भी ज़्यादा देर भूखा नहीं रहा जाता। और गौरव से कहते, अरे बेटा, तुम्हारी माँ ने तो जिंदगी भर चाय बनाई है, एक ग्रीन टी इनसे नहीं बनेगी। बहू से कहो वही खुद बना ले या तुम बना दो। और हाँ बेटा, मैं समझ सकता हूँ, कर इतना लंबा सफ़र कर कर आए हो तो थक गए होगे, इसे देर से सोकर उठे। कल से सही वक्त पर सोकर उठ जाना। वो तुम्हारी माँ की भी इच्छा है, हर सास की तरह है, कि वही बहू के साथ मिलकर काम करें। वैसे आज तो तुम्हारी माँ ने नाश्ता बना दिया है तो खा लेना। ये सब कुछ सुनकर जूही को बहुत गुस्सा आता और वही कमरे में गौरव से कहती, गौरव, तुम तो कर बहुत बड़ी बातें मार रहे थे, पर तुम्हारे बाबूजी तो मुझे इस घर की नौकरानी बनाना चाहते। तभी नीचे से राधिका जी की आवाज़ आती और वही कहती, बेटा बहू, नीचे आकर खाना खा लो। जी माँ जी, अभी आती हूँ, गौरी ने आवाज़ रखा कर कहा। तभी राधिका जी कहती, बहू, वो मैं तुम्हारे बाबूजी के साथ सत्संग पर जा रही हूँ, तो तुम बर्तन साफ कर देना और साफ सफाई भी देख लेना। अब क्या था? यही सब सुन जूही का पारा पर चढ़ता और वही कहती, गौरव, अब बहुत हो गया, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं यह क्या नौकरानी हूँ कि यह नौकरों वाले काम करूँ? तब गौरव कहता, तो हम कर भी क्या सकते हैं? वैसे भी तुम अच्छे से जानते हो मेरे पास कोई नौकरी नहीं है और इस घर में रहना हमारी मजबूरी है। मेरी जान, कुछ दिन एडजस्ट कर लो, फिर मैं कुछ करता हूँ। इसी तरह कुछ दिन निकलते। जूही हर दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर काम करने से मना कर देती। यह सब देखते हुए महेश जी घर में नौकर रखवा देते। बस अब घर में खाना बनने का काम रह जाता, जो भी जूही से नहीं होता। और गौरव भी हर बार यही कहता, माँ, आज मेरा आपके हाथ का खाना खाने का मन है। लेकिन फिर भी जूही को गांव में अच्छा नहीं लगता और वही गौरव से शहर चलने के लिए कहती। तो गौरव कहता, पर कैसे जाएं हम शहर? मैंने कितनी कोशिश की, पर मेरी कहीं नौकरी रखती नहीं। तब जूही कहती, मैं तुम्हारी नौकरी रखने का और वेट नहीं कर सकती। तुम मेरे साथ शहर चलो, वहाँ हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। पर कैसे? गौरव ने कहा, उसके लिए पैसों की ज़रूरत तो होगी और मेरे पास कोई सेविंग नहीं है। तब जूही कहती, तुम चिंता मत करो, मैंने सब सोच कर रखा है। पैसे तो हम एक घर बेचकर पा लेंगे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? गौरव कहता, बाबूजी कभी भी यह घर बेचने के लिए तैयार नहीं होंगे। तब जूही कहती, कोशिश कर कर तो देखो, आखिर बुराई क्या है? जूही के कहने पर गौरव अपने बाबूजी से कहता, बाबूजी, अब मुझे शहर वापस जाना होगा और माँ और आपको अकेले छोड़ शहर जाने का मन नहीं। क्यों ना आप भी हमारे साथ शहर चलें? नहीं बेटा, यह मुमकिन नहीं। और मैं तुम्हें बताना भूल गया, रोहित, तुम्हारा छोटा भाई अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है और कुछ दिनों के हमारे पास गांव रहने आ रहा है। तो हम शहर कैसे जा सकते हैं? तो क्या हुआ बाबूजी? जूही बीच में बोली, आप हमारे साथ चलिए, देवर जी को भी हम वहीं बुला लेंगे, फिर पूरा परिवार एक साथ रहेगा। और मैं तो कहती हूँ, जब आपके दोनों बच्चे शहर में रहेंगे तो इस गांव के घर का क्या करना? इसे बेच दीजिए और जो पैसे आएंगे
उससे हम अपना व्यवसाय शुरू कर देंगे। इतना सुन मुकेश जी कहते, मैं ना कहता था राधिका जी कि यह दोनों यहाँ किसी लालच से आए हैं। ये यहाँ हमारा घर बेचकर पैसे हड़पने आए हैं। पर बेटा एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, मेरे जीते जी यह घर कभी नहीं बिकेगा। और मेरे एक नहीं दो बेटे हैं, तो मेरी संपत्ति पर दोनों का बराबर हक होगा। तो तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। जूही कहती, बापूजी आप हमें गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि सारा परिवार एक साथ रहे। अब माँ जी भी इस बुढ़ापे में कब तक अकेले काम करेंगी, और आप भी तो बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ रहना चाहेंगे। तब महेश जी कहते, वाह बहू, आज अचानक से अपनी सास की बहुत चिंता हो रही है, और 4 महीनों से इस घर में रह रही हो, पर तुमने तो अपनी सास की कभी चिंता नहीं की। सारा काम वह अकेली करती रही, और बुढ़ापे में तो हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, पर हमें तो इस घर में साथ रहकर भी तक अजनबियों की तरह रहे हैं ना। मेरे बेटे के पास इतना वक्त रहा कि बैठकर साथ में चाय पी सके या 2 बातें कर सके। तब गौरव कहता, बापूजी आप हमारी बात तो सुनिए। तब महेश जी कहते, बेटा अब सुनने सुनाने को कुछ बाकी नहीं रह रहा है, और मैं उस औरत पर विश्वास नहीं कर सकता जिसने हमसे सारे रिश्ते बहुत पहले तोड़ दिए। और यह घर मैंने अपनी खून पसीने की कमाई से बनवाया है। मेरे जीते जी यह घर कभी नहीं बिकेगा। कहते हुए महेश जी चले जाते, और जूही राधिका जी से कहती, माँ जी आप ही बापूजी को समझाइए। तब राधिका जी कहती, बहू मैं आज तक अपने पति के फैसले के विरुद्ध नहीं गई, तो आज कैसे जा सकती हूँ। अब मजबूरन जूही को गांव में रहना पड़ता। कुछ दिनों बाद रोहित आता और अपने माँ बापूजी के साथ खुशी से रहता, लेकिन जब वह देखता घर का सारा काम माँ कर रही हैं और भाभी आराम, तो वह जूही से कहता, भाभी आपको नहीं लगता कि आपको माँ की मदद करना चाहिए, और सब्जी तो बाजार से भैया आप भी लेकर आ सकते हैं, फिर बापूजी को परेशान क्यों करते हैं। रोहित अपने माँ और बापूजी से बहुत प्यार करता था, और उसे हमेशा उनकी चिंता बनी रहती थी। और रोहित के आने के बाद जूही और गौरव को काम भी करने पड़ रहे थे। कुछ दिनों बाद रोहित चला जाता। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक से एक रात महेश जी की तबीयत खराब हो जाती, और वह हमेशा हमेशा के लिए यह दुनिया छोड़कर चले जाते। राधिका जी की तो जिंदगी उजड़ गई थी, पर इस सब में से जूही बहुत खुश थी। वही सोच रही थी, अब तो राधिका जी को अपनी बातों में फंसाकर वही यह घर बेच देगी या अपने नाम करा लेगी। पर राधिका जी ने महेश जी को वचन दिया था कि किसी भी हालत में वह यह घर नहीं बेचेंगी, और जब जूही के कहने पर राधिका जी ने घर नहीं बेचा, तो जूही ने अपनी सास को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने घर के सारे नौकर हटवा दिए और राधिका जी से सारे काम करा दिए, पर इस बुढ़ापे के शरीर में अब उनसे काम नहीं होते, और वह बहुत जल्द थक जाती। पर जूही ने साफ कहकर रखा था, जब तक घर के सारे काम नहीं होते तब तक ना तुम आराम करोगी और ना खाने को खाना मिलेगा। राधिका जी अपनी बहू से कहती, बहू मैं घर के काम करने से मना नहीं कर रही हूँ, पर मुझे खाना तो समय पर खाने दिया कर। तब जूही गुस्से में अपनी सास को फटकार लगाती और कहती, अब से आपको सिर्फ एक टाइम का खाना मिलेगा,
वो भी बासा बचा हुआ। जूही ये सब कुछ इसलिए कर रही थी कि राधिका जी घर बेचने को तैयार हो जाएं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। और जब जूही के बार बार कहने पर राधिका जी घर बेचने को तैयार नहीं होती तो जूही राधिका को कमरे में भूखी प्यासी बंद कर देती और कहती, बुढ़िया अब यह दरवाज़ा तभी खुलेगा जब तू यह घर मेरे नाम करेगी। पर राधिका जी इसके लिए तैयार नहीं थी और वही महेश जी को याद करती और कहती, काश आपके साथ भगवान मुझे भी उठा लेता तो आज यह भयानक रूप तो अपनी बहू का नहीं देखना पड़ता। आप सच कहते थे हमारे बच्चे तो हमें कब का भूल चुके हैं, पर मैं ही आपकी बात मानने को तैयार नहीं थी। राधिका जी बार बार दरवाज़ा खटखटा कर अपनी बहू से बाहर निकालने के लिए भीख मांगती, पर जूही सब सुनकर अनसुना करती और भूखी प्यासी राधिका जी कमरे में बेहोश हो जाती और आवाज़ आना बंद हो जाती। जब बहुत देर तक आवाज़ नहीं आती तो जूही सोचती कहीं बुढ़िया मर तो नहीं गई, और जब वही जाकर दरवाज़ा खोल कर देखने वाली थी तो तभी वहाँ रोहित आता। रोहित को देख जूही के पसीने छूटते। तब रोहित कहता, क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हैं? इतनी ठंड में भी आपको पसीना आ रहा है। तब जूही कहती, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम अचानक कैसे? कुछ नहीं भाभी, बस कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था जैसे माँ मुझे याद कर रही हैं, और बाबूजी के जाने के बाद मुझे माँ की ज़्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए मैं चला आया। वैसे माँ कहाँ है? वो माँ जी तो तीर्थ यात्रा पर गई हैं। गांव की बहुत सारी औरतें भी गई हैं। अच्छा, रोहित कहता, और भैया कहाँ हैं? वही भी दिख नहीं रहे। तुम्हारे भैया शहर गए हैं नौकरी की तलाश में, तो आप अकेली हैं? हाँ, बस माँ जी आ जाएं तो मैं भी शहर चली जाऊंगी, शायद जब तक तुम्हारे भैया की नौकरी लग जाए। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, जब माँ नहीं है तो मैं यहाँ रुक कर क्या करूँगा? इससे अच्छा मैं शहर चला जाता हूँ, और जब माँ आ जाए तो मुझे फ़ोन कर कर बता देना। कहते हुए रोहित वहाँ से चला जाता और जूही जल्द से दरवाज़ा खोलती तो देखती राधिका जी बेहोश हैं। वही राधिका जी पर पानी फेंकते हुए होश में लाती और घर के पेपर देते हुए कहती, बुढ़िया इन पेपर पर अंगूठा लगा दे, वरना वरना क्या भाभी? आते हुए रोहित कहता। रोहित को देख राधिका घबरा जाती और कहती, देखो रोहित, माँ जी को क्या हो गया? तब रोहित कहता, बस भाभी अपना नाटक बंद कीजिए। मुझे आप पर संदेह था, इसे मैंने झूठ कहा था कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ, जिससे मैं आपका असली चेहरा देख सकूँ। रोहित राधिका जी को हॉस्पिटल लेकर जाता और जब वह पूरी तरह स्वस्थ होती तो रोहित उन्हें अपने साथ ले जाता। रोहित वहीं शादी कर अपने बीवी बच्चे और माँ के साथ खुशी से रहता और राधिका जी अपने आखिरी वक्त पर सारी संपत्ति रोहित के नाम कर देती। जूही और गौरव को उनके किए की सजा मिलती। गौरव को आज भी कहीं नौकरी नहीं मिली थी और वह आर्थिक रूप से परेशान थे। दोस्तों, आप सभी को कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।